हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एमडी मंत्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसा कि हमें पता है कि यूपी बीटीई के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये वीडियो जो डी फार्म के स्टूडेंट हैं उनके लिए होने वाला है। तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में अच्छे नंबर 80+ मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो जुड़े रहें इस वीडियो में और शुरू से लेकर के लास्ट तक कोई भी पॉइंट मिस न। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस आए थे हमारे स्टूडेंट्स के, उन्हीं को मिला करके एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। ये वीडियो उनके लिए होगा एज स्टूडेंट जिन्होंने साल भर पढ़ाई सही तरीके से किया है और बीटी एग्ज़ाम में 80+ मार्क्स 85%, 90% ऐसे गेन करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़, कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करूंगा कि जिनको अगर आप फॉलो करते हो आप अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हो। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा और साथ में ही उसका सॉल्यूशन क्या है कि कौन सा तरीका, कौन सी स्ट्रेटजी हम लगाएंगे, वो भी मैं साथ में डिस्कस करता चलूँगा। तो पहला मेरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग द राइटिंग। देखिए, पेपर को राइट करने के समय टाइम को मैनेज करना ही मेन टास्क होता है, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन आया था क्योंकि टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम में, तो ये कैसे मैनेज होगा मैं अभी डिस्कस करूँगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन आया था हाउ मैनी पेजेज मिनिमम वी शुड राइट। वैसे तो बेसिकली ये कहीं पे भी नहीं होता है कि पेज कोई रिक्वायरमेंट होती है कि इतने ही पेज लिखने हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में, कुछ जगहों पे मतलब कि ये मैटर करेगा कि आप मतलब कितनी क्वांटिटी में उसको चीज़ें लिख रहे हो तो वो कैसे अफेक्टेड करेगा, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन था डज क्वांटिटी ऑफ द रिटन मटेरियल मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था स्टूडेंट का कि जो हम लिखते हैं, जितने पेज की कॉपी लिखते हैं, तो क्या ये मैटर करता है कि हम कितने पेज कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको भी मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हाउ टू शो योर कॉपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि हमें अपने कॉपी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे अलग कैसे दिखाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाई सम स्टूडेंट्स राइट कॉपी गुड बट गेट लेस मार्क्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जो लिखते तो अच्छा है लेकिन उनका जो नंबर्स होते हैं वो कम आते हैं, ठीक है ना। तो इनके पीछे जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, जितना मैंने एनालाइज़ किया है और जो जितना मैं सॉल्यूशन दे पाऊँगा मैं इस वीडियो में समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम आते हैं एक एक करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है, मतलब पेपर लिखते समय हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है कि समय पे हमारा क्वेश्चंस भी सारे अटैम्प्ट हो जाएं और कोई क्वेश्चन भी ना छूटे और सारे क्वेश्चंस को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम उनको टाइम दे पाएँ। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होगा कि जब हम एग्ज़ाम राइट कर रहे हैं तो सबसे पहले स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए, ऑलवेज़ कैरी अ हैंड वॉच। आपको क्या करना है, एक हैंड वॉच हमेशा कैरी करना है। जब आप पेपर राइट कर रहे हो, पेपर देने जाएं, तो आपके पास एक हैंड वॉच होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपका वॉच हो वो नॉन डिजिटल होना चाहिए, मतलब वॉच तो हो आपके पास बट वो डिजिटल ना हो, स्मार्ट वॉच वगैरह ना हो, क्योंकि वो तो बाहरी एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर ही आपसे निकलवा लेंगे। तो आपकी जो वॉच हो, इससे कि क्या होगा कि आपको ये पता चलता रहेगा कितना टाइम आपका स्पेंड हुआ है और कितना टाइम आपके पास अभी रिमेनिंग है एग्ज़ाम को राइट करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हैंड वॉच को कैरी करना है अपने साथ, हैंड वॉच ले कर के जाना है। अब उसके बाद आता है कि हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि
कि हम अपने टाइम को, जितना भी टाइम मिलता है उसको हम पहले से ही प्री कैलकुलेट मीन्स कि हम उसका विभाजन करके उसी हिसाब से रखें कि जैसा कि हमें पता है कि 3 सेक्शंस होते हैं हमारे यूपी बीटी डी फार्म के एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं। तो हमारा ये पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि हमारा कौन से सेक्शन को हमें कितना समय देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें समय देने के पहले हमें ये एक बार मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि यूपी बीटी डी फार्म के एग्ज़ाम में कितने सेक्शंस होते हैं और किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं और एक सेक्शन के लिए कितने नंबर जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होता है पेपर का, टोटल सेक्शंस हमारे 3 होते हैं, सेक्शन ए बी और सेक्शन सी, ठीक है ना। सेक्शन ए जो होता है उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 7 क्वेश्चन दिए गए रहते हैं, 7 में से आपको सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो आपको 6 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो कितने मार्क्स का टोटल सेक्शन ए हो जाएगा, 6 × 5 मतलब 30 मार्क्स का सेक्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन ऐसे ही हमारा सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 11 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, 11 में से 10 क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी होते हैं। तो अब 10 × 3 मतलब कि 30 मार्क्स। सेक्शन बी आपका कितने मार्क्स का हो गया, 30 मार्क्स का, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या होता है कि हमारे इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला आपका होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। सब मतलब कि 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक एक नंबर के, मतलब 20 नंबर के ये आपके हो गए। तो 30 + 30 + 20 ये टोटल आपका 80 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर आपका होता है। अब हम आते हैं कि इसके इसी वेटेज के अकॉर्डिंग एक एक सेक्शन पे हमें एक एक क्वेश्चन पे कितना समय देना है, कितने मिनट तक हमें राइट करना है। क्योंकि बेसिकली यही होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमें कोई क्वेश्चन आ रहा है, अब हमारे पास प्री कैलकुलेशन ऑफ द टाइम नहीं होता है तो ज़्यादा समय देते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा छूट जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें उसका प्री कैलकुलेशन करके चलना है। अब सबसे पहले हमारा आता है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। पेपर आने के बाद तो जैसे कि हमें पता ही है कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ समय आपका वहाँ पे साइन करने में, कॉपी को फिल करने में वहाँ पे जाता है, ठीक है ना। तो मान के चलिए स्टार्टिंग का 10 मिनट आपका तो क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी साइन करने का, फिल करने का, साथ ही साथ जब एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आता है तो 10 मिनट आपके क्या हो जाएंगे, उसी में चले जाते हैं आपके पेपर पढ़ने में, साइन करने में, इन चीज़ों में। हमें पता है कि यूपी बीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 3 आवर्स मिलते हैं, मतलब हमारे पास कितना 3 आवर्स मीन्स हमारे पास 180 मिनट का समय होता है। तो मैंने कहा इसमें से 10 मिनट तो आपका स्टार्टिंग का पेपर पढ़ने में ही, साइन करने में ही और फॉर्मेलिटीज़ करने में निकल जाएगा। अब बाकी का समय हमें कैसे मैनेज करना है, हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। मैंने बताया था कि सेक्शन ए में क्या होगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके और उसमें 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से 6 क्वेश्चन आपको करना होगा। अब बात आती है हमारी कि एक क्वेश्चन के लिए हमें कितने मिनट का समय देना है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग एनालाइज्ड और कैलकुलेटेड टाइम है, मेरे अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन पे 10 मिनट का समय देना है, ठीक है ना। कितने मिनट का समय देना है, 10 मिनट का समय आपको देना है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन पे 10 मिनट का समय दे रहे हैं और इस सेक्शन में आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 10 मतलब 60 मिनट। मतलब सेक्शन ए में को पूरा करने के लिए आपको 60 मिनट मैक्सिमम आपको देने हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन बी मैंने बताया था कि इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपको। इसमें क्या करना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने बताया था कि आपको 11 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 11 में से 10 क्वेश्चन करने होंगे। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें, मेरे हिसाब से जो कैलकुलेटेड टाइम है वो आपको एक क्वेश्चन पे 6 मिनट का समय देना है,
ठीक है ना, कितने मिनट का, 6 मिनट का समय देना है। और हमें टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे सेक्शन बी में, 10 क्वेश्चन। तो 10 × 6 मतलब कि 60 मिनट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि 60 मिनट हम सेक्शन ए को अपने दे रहे हैं, 60 मिनट हम सेक्शन बी को अपने दे रहे हैं, ठीक है ना। और वैसे भी सही है क्योंकि 30 मार्क्स का ये भी है, 30 मार्क्स का ये भी है, तो 60-60 इक्वल टाइम हम दोनों को दे रहे हैं। अब हम आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में क्या है, मैंने जैसा बताया था कि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे, 10 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपका, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। देखिए बेसिकली जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे या तो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, इनको लिखने में आपको समय नहीं लगता है। जब आप पढ़े हुए होते हैं तो केवल आपको इनके आंसर लिखने होते हैं, इसमें मतलब सारी चीज़ें और इंक्लूडेड नहीं करनी होती हैं। तो 20 क्वेश्चन मीन्स कि 20 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय और आप अपने पास ऐड करके रखिएगा कि जैसे सपोज दैट 20 क्वेश्चंस हैं, 20 में से 15 क्वेश्चन आपको क्लियर आ रहे हैं, तो वो तो 15 मिनट में ही हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको सोच विचार करके लिखना है, ठीक है ना। तो उनके लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय मैं आपको और बता रहा हूँ कि और काउंट करके रखिएगा। तो 20 + 10 हमारा सेक्शन सी के लिए भी कितना टाइम हो जाएगा हमारे पास, 30 मिनट का हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल हमारा कितना समय हुआ, यहाँ पे 10 मिनट हमने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए लिया था, 60 मिनट हमने सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने के लिए लिया है, 60 मिनट हमने सेक्शन बी को अटेम्प्ट करने के लिए लिया है, सेक्शन सी में अटेम्प्ट करने के लिए हमने 30 मिनट लिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सारे टाइम को काउंट करेंगे तो देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन पेपर भी पूरा सॉल्व हो चुका है, और हमारा अभी 180 में से कितने मिनट खर्च हुए हैं, 160 मिनट हमारे पास खर्च हुए हैं। मतलब अभी 20 मिनट का समय हमारे पास और है। अब इस 20 मिनट को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, हम हैं पहला 10 मिनट तो ऐसी कंडीशन, जितना मैंने स्टडी की सेक्शन ए को 60 मिनट, सेक्शन बी को 60 मिनट, सेक्शन सी को 30 मिनट में फिनिश कर देना है। लेकिन जस्ट सपोज दैट कि किसी में डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है, कोई क्वेश्चन तब भी छूटा रह जा रहा है, तो हमें क्या करना है, 10 मिनट जो यहाँ पे इस 20 मिनट का बच रहा है, ठीक है ना, हमें क्या करना है, अगर 10 मिनट वहाँ पे यूटिलाइज़ कर लेना है उसको, और अगला 10 मिनट जो लास्ट का 10 मिनट होगा 180 मिनट में से लास्ट 10 मिनट जो होगा वो आपको क्या रहेगा, आपकी कॉपी को अपने साइड से चेक करने का कि भाई कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं है जिसमें हमने गलती किया है, आंसर लिख दिया हो और रॉन्ग डाल दिया हो उस पर सेक्शन नंबर। जैसे क्या होता है कि स्टूडेंट अटेम्प्ट तो करते हैं लेकिन रॉन्ग सेक्शन नंबर डाल दिया, रॉन्ग आंसर नंबर डाल दिया, तो फिर क्या आप चाहे जितना अच्छा लिखे रहोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब 160 मिनट पहले हुआ था, 20 मिनट इन दोनों चीज़ों में हमने लगा दिया। अब हमारा टोटल 180 मिनट हो चुका है, ठीक है ना। अब 180 हो चुका है, अब तुरंत ही आपकी बेल बजेगी, अब आपको अपने इन हॉल से बाहर आ जाना है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका टाइम मैनेज करने का तरीका कि कितना मिनट, कितना समय, किस सेक्शन को देना है। ये एक बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हाउ मेनी पेजेस मिनिमम बी शुड राइट और डज क्वांटिटी ऑफ द रिटन मटेरियल मैटर्स। देखिए बेसिकली तो ये होता है कि अगर भाई जैसे कि हमने नहीं पढ़ा है और कोई चीज़ें ऐसे लिख रहे हैं कि जिनका कोई मीनिंगलेस है, तब तो कंटेंट का वहाँ पे फिर कोई मतलब नहीं होता है कि आप लिखते जा रहे हैं और कोई भी चीज़ें सही नहीं है, तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी कंडीशन ऐसी आती है कि जस्ट सपोज दैट कि आपने पूरे साल पढ़ाई किया, सारी चीज़ें सही लिखा है, अब लेकिन पूछ रहा है कोई क्वेश्चन 5 नंबर में, अब आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि कितने पेजेस उसको हमें लिखने हैं। भाई जैसे 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है मिनिमम 2 पेजेज आप लिखोगे
तभी तो वो 4 नंबर 5 नंबर आपको देगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि क्वांटिटी हमारा क्या करेगा, मैटर करेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है हमने बिल्कुल एकदम सॉलिड कंटेंट दिया और उसको 4 लाइन 6 लाइन में लिख दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि वहाँ पे आपका कंटेंट क्या हो जा रहा है, शॉर्ट हो जा रहा है। इसकी वजह से आपको एक ही या 2 ही नंबर ही फिर मिलेंगे आपको। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें अपना जो कंटेंट है कितना लिखना है ये भी मैनेज करना होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द क्वेश्चन, वेटेज ऑफ द क्वेश्चन की क्वेश्चन कितने नंबर का है उसी हिसाब से उसको कितने पेजेज में लिखना है हमें ये करना होगा। जस्ट सपोज दैट कि अगर हमारा कॉपी जो है उसमें 30 पेजेस हैं तो हमें ये अपना टारगेट बना के रखना है कि कंटेंट को अच्छा लिखते हुए हम मिनिमम कॉपी का 24 पेजेस क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, लिखेंगे। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने फिर से कहा कि क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी के साथ साथ आपका नंबर दिलाने में क्वांटिटी भी क्या करेगा, मैटर करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम खुद ही अपने आप से ही प्री कैलकुलेटेड रखेंगे कि हमें हर एक क्वेश्चन 5 नंबर के वाले क्वेश्चन को कितने पेजेस देने हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को कितने पेजेस देने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कितने पेजेस ऑक्यूपाई करने हैं, ये हमारा प्री कैलकुलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 पेज लिखने ही हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 1 पेज लिखने ही हैं। तो वो स्ट्रेटजी क्या करता हूँ मैं फिर से आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे पहला है इफ़, जैसे कि हम आते हैं सबसे पहले सेक्शन ए में। सेक्शन ए में मैंने बताया था कि 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे हमारे। तो हमें क्या करना है, इफ़ एनी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स देन राइट इट्स आंसर इन मिनिमम 2 पेजेज। हमें क्या करना है, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है अपना मिनिमम 2 पेजेज में उसको क्या करने हैं, लिखने हैं। तो मैंने कहा था कि आपको सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 क्वेश्चन आपको कंपलसरी रहेंगे करने। तो अगर आप 6 क्वेश्चन 2-2 पेज कर रहे हो तो कितना हो गया आपका, 12 पेज ये हो गया 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस का। मतलब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन से हमारा 12 पेज कॉपी का ऑक्यूपाई हो गया। फिर हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में मैंने कहा था कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 11 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन उसमें से आपको करने होंगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर 3 नंबर वाला क्वेश्चन है तो मिनिमम फुल 1 पेज आपको लिखना ही लिखना चाहिए मिनिमम। तो 10 क्वेश्चन हो गए आपके, और हर एक क्वेश्चन आप कितने पेज लिख रहे हैं, 1 पेज लिख रहे हैं। तो 10 पेज इसके भी हो गए, ठीक है ना। 10 × 1 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 पेज, तो कितना हो गया, 10 पेज हमारे इसके हो गए। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है। तो कितना भी आप शॉर्ट करके इसमें आंसर टू आंसर ही लिखेंगे तब भी आपका 2 पेज, क्योंकि 20 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, 2 पेज तो मिनिमम ये आपका ऑक्यूपाई कर ही लेगा। तो 12 पेज हमारा सेक्शन ए से ऑक्यूपाई हुआ था, 10 पेज हमारा सेक्शन बी से ऑक्यूपाई हुआ था, और 2 पेज हमारा सेक्शन सी से ऑक्यूपाई हो रहा है। तीनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना पेज आ रहा है, 24 पेजेज आ रहा है मिनिमम। ये कौन सी स्ट्रेटजी है, ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को मिनिमम 2 पेज लिख रहे हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को मिनिमम 1 पेज लिख रहे हैं, और MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेरी ये थी कि हाउ टू शो योर कॉपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि हमें अपनी कॉपी को कैसे लिखना है कि हमारी कॉपी दूसरी कॉपी से क्या करे, अलग दिखे। इससे क्या होगा कि हमारी कॉपी जर्नल मार्किंग से बचेगी। क्या होता है बेसिकली कि जैसे कि हो सकता है कि 40 स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ कर के एग्ज़ाम दे रहे हों और उसमें से 35 स्टूडेंट कुछ ना लिखने वाले हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जनरल मार्किंग के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। कि मतलब कि उन्होंने गलत लिखा है, तो हो सकता है 35 कॉपियों में गलत लिखा है, तो बीच में अगर आपकी भी 5 कॉपी सही हैं, 5 स्टूडेंट की जिन्होंने सही लिखा है, तो उसी हो सकता है उसी में वो भी निकल जाए कि हाँ सारी कॉपी उसी तरीके से लिखी हैं, और ऐसी कंडीशन में फिर क्या हो रहा था, जनरल मार्किंग। ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे से लिखे रहते हैं उनका भी नंबर कम हो जाता है। तो अब हमें उससे कैसे बचना है, हमें सबसे पहले 1 बाय 1 करके हमें उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट मैंने फाइंड आउट किया है कि राइट लाइन्स ऑफ आंसर पॉइंट टू पॉइंट, डोंट राइट एज
पैसेज। हमें क्या करना है, अपना कोई भी आंसर लिखना है तो हमें पॉइंट टू पॉइंट, जैसे ये मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, या फिर आप ऐसे करके एरो वगैरह बना करके हाईलाइट करके चीज़ों को लिख सकते हैं। हमें पैसेज टू पैसेज नहीं लिखना है कि यहाँ से स्टार्ट किया और नीचे तक बिना कोई जगह छोड़े हुए लिखते चले जा रहे हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिखना है। हो सके तो फ्लो चार्ट वगैरह के थ्रू हमें क्या करना है, अगर मैकेनिज्म प्रोसीजर वगैरह है तो हमें उसके थ्रू अपने आंसर को लिखना है, जिससे वो हाईलाइट और थोड़ा अच्छा दिखे, जिससे कि चेकर को तुरंत रिकॉग्नाइज़ कर पाए और आपको अच्छे से मार्क्स दे पाए। एक पॉइंट और आता है, यूज ब्लैक कलर पेन टू हाईलाइट वर्ड। अगर कोई अच्छा वर्ड आप लिख रहे हो, कोई चीज़ें उसको हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, वहाँ पे आप ब्लैक कलर का पेन यूज कर सकते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए, या फिर वर्ड को ब्लैक कलर से लिखने के लिए, जिससे कि वो आपका वर्ड हाईलाइट हो जाएगा और जो चेकर है वो जान जाएगा कि हाँ बच्चे ने कोई अच्छा वर्ड लिखा है। अगर वो सही वर्ड रहा तो आपको अच्छे नंबर देने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेरी थी, व्हाई सम स्टूडेंट्स राइट कॉपी गुड बट गेट लेस मार्क्स। क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉपी तो अच्छा लिखते हैं, सही लिखते हैं, लेकिन उनके नंबर क्या होते हैं, कम आते हैं। इसका क्या रीज़न होता है, ठीक है ना। तो इसके बेसिकली बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसमें से कुछ रीज़न मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो गलतियाँ आपको नहीं करनी हैं। जैसे पहला है रॉन्ग नंबरिंग सेक्शन, ठीक है ना। रॉन्ग नंबरिंग क्या होता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स का आदत होता है कि पहले वो आंसर तो लिख देंगे और सोचते हैं कि मैं इसका नंबरिंग बाद में करूँगा, कि ये किस सेक्शन का आंसर है, कौन सा। तो अब क्या होता है कि लास्ट में वो उसका नंबरिंग करना गलत कर देते हैं, भले ही वो सेक्शन ए का हो, लेकिन वो जल्दीबाजी में सेक्शन बी का लिख देते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप चाहे जितना अच्छा भाई लिखे रहोगे, जब सेक्शन नंबर गलत डाल दोगे तो वो उसका नंबर आपको फिर नहीं मिलने वाला है। सेकंड रीज़न क्या होता है, राइट आंसर बट फॉरगेट टू नंबरिंग। आंसर तो लिख देते हैं लेकिन जल्दबाजी में उसका नंबरिंग करना ही भूल जाते हैं कि कौन से सेक्शंस का कौन सा आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको नंबर मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। फिर जो चेक करने वाला होगा वो उसको स्किप कर देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगेगा कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है, कौन से नंबर का ये आंसर है, कहाँ का है, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में भी आपको नंबर नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट वन है पुअर हैंड राइटिंग एंड अनक्लियर वर्ड्स। अब ऐसी आपकी हैंड राइटिंग है कि आप लिख तो सारी चीज़ें रहे हो, लेकिन उसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपने लिखा क्या है। तो ऐसे कंडीशन में भी जाहिर सी बात है आपके नंबर कम होने ही। तो ये बहुत सारी क्वेरीज़ थी और ये उनका सॉल्यूशन था। अगर आपके पास और भी बहुत कोई क्वेरीज़ हों रिगार्डिंग राइटिंग द एग्जामिनेशन पेपर, या फिर कॉपी को और इफ़ेक्टिव वे में कैसे लिखें, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, जो भी स्टूडेंट्स या फिर कलीग्स हों, उनमें आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।